हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो आपका पोल साइंस का पेपर आने ही वाला है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन तो अब तक हो गई होगी। ऑलमोस्ट पोल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, इसमें आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, ना ही एग्जैक्ट बहुत लिखना ही पड़ता है। ये एक थॉट प्रोसेस वाला एक सब्जेक्ट है। पोल साइंस जैसे कहते हैं ना राजनीति, तो जितने थॉट्स उतनी बातें, वो वाली बात है। मतलब ये पेपर ही ऐसा है कि जितने लोग उतनी बातें, उतने विचार उतने ही आप लिख दो। क्या होता है कभी कभी आपके पेपर में, या तो हो सकता है कोई एक एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे में पूछ ले, या फिर आपके विचार के बारे में पूछ ले कि डू यू एग्री, या आपका इसमें क्या कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल सकते हैं कि अगर इंडिया एक सुपर पावर बन जाए यूएस को पीछे हटाकर, तो आपकी इकोनॉमिक हालत कैसी हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो जाएगी, एक कॉमन पर्सन की ऑफ इंडिया के एक कॉमन मैन की जो हालत है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कैसी हो जाएगी अगर वो यूएस को पछाड़ के सुपर पावर बन जाता है। तो इसमें क्या है, हमने देखा, हमने अपनी पूरी बुक पढ़ी थी, वर्ल्ड की भी पढ़ ली। देखो पहली बात तो आपको सबको पता होगा कि 2 बुक्स हैं हमारी, एक वर्ल्ड को लेकर और एक अपना इंडिया को लेकर, राइट। 2 बुक्स हैं। तो इसमें क्या आपने वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ा, इस बुक में भी कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े, इंडिया में भी चैप्टर्स पढ़े। तो आपने ये तो पता लगा लिया कि भाई इसमें पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन पावरफुल है, कौन कंट्री कैसी है, कौन कहाँ पे सोशलिस्ट चलता है, कहाँ पे कैपिटलिस्ट चलता है। इंडिया के बारे में भी आपने जान लिया कि भाई जब से देश आज़ाद हुआ था तब से आज तक में कितने चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। तो उस बेसिस पर आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है। तो उस बेसिस पर आप क्या करोगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। अब वो हो सकता है हर बंदे का, हर पर्सन का अपना अलग अलग आंसर हो, लिखने का तरीका अलग हो, किसी ने कुछ ऑब्जर्व करा हो, किसी ने कुछ ऑब्जर्व करा हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एग्जामिनर आपका होगा बेटा, आप चाहे कुछ भी उसमें थॉट लिखते हो, है ना, इररेस्पेक्टिव योर नॉलेज, कुछ भी इसमें थॉट लिखते हो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पोल साइंस कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट है, मतलब आपको एक अपने थॉट्स बनाने हैं, पढ़ते जाओ, थॉट्स बनाते जाओ। थॉट्स बनाना क्या है, उसमें आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी, जितना आप रीड करोगे, द मोर यू रीड द मोर यू गेट, वो वाली चीज़ है इसमें, और बाकी कुछ नहीं है। वर्ल्ड वाली बुक जो है, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि बाइपोलैरिटी, पहले जो है बाइपोलैरिटी चल रहा था। बाइपोलैरिटी मतलब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ था तो 2 पावर्स आ गई थी, एक यूएसएसआर था, एक तरफ आपका यूएसए था। तो 2 पावर्स ही उस टाइम पर चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब वो बर्लिन वॉल का फॉल हुआ था, वो आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, कैसे बर्लिन वॉल का फॉल हुआ था, कॉमन पीपल जो थे वो कैसे भड़के थे, क्यों उन्होंने चाहा कि भाई अब हम सोशलिस्ट से परेशान हो चुके हैं, अब हमें कैपिटलिस्ट की तरफ जाना है, तभी तो वो बर्लिन वॉल फॉल हुई थी। उसी से बाइपोलैरिटी का एंड हो गया था। बाइपोलैरिटी मतलब जो 2 पावर्स चल रही थी उनका एंड, उनके एंड से हमारी वर्ल्ड पोल साइंस की बुक स्टार्ट होती है। उसके बाद आप देखोगे कि भाई किस तरह से यूएस की हेजेमोनी खत्म हुई है। कि यूएस पहले क्या था, एक ही देश हुआ करता था कि यूएस, उसी का सब बोलबाला था, वही सुपर पावर थी। धीरे धीरे उसकी भी सुपर पावर खत्म हो गई, इंडिया जैसी कंट्री भी उभरने लगी, जापान भी उभरने लगा। हालांकि जापान में जो वो इंसिडेंट हो गए थे हिरोशिमा वगैरह के, तो उसके बाद उसका थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन स्टिल इट मैनेज्ड। उसके बाद आपने इसमें इन्वायरमेंट का कुछ पढ़ा कि भाई इन्वायरमेंट को किस तरह से सेफ रखा जाए। सोशल सिक्योरिटी का पढ़ा। सोशल सिक्योरिटी मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पढ़े थे कि कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इस पे हमने जिक्र करा था कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं, WTO में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी बुक में आपको मोटा मोटी ये जानना है कि जो वर्ल्ड था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे उसने स्टार्टिंग करी। पहले वो बाइपोलर चल रहा था, 2 कंट्रीज़ का पावर चल रही थी, फिर वो खत्म हुई, फिर सबकी अपनी अपनी पावर बनी, कुछ यूएसए के साइड हो गए, कुछ यूएसएसआर की साइड हो गए, यही हुआ था। फिर वो बाइपोलैरिटी भी खत्म हो गई। इंडिया एक सिंगल ऐसी कंट्री थी, आपको पता होगा, इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री थी जो ना तो यूएसएसआर के साइड कभी रही, ना यूएसए के साथ साइड कभी रही। वो सिर्फ हमेशा अपना अलग रही है, किसी के साथ उसने कोई कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। हालांकि उस टाइम तो हमारे यहाँ पर भी गुलामी ही चल रही थी, अंग्रेजों का राज चल रहा था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी इसने किसी की साइड भी नहीं ली थी। तो बेसिकली इसमें यही है। इसमें आपको बेटा करना क्या है, आप जो सैम्पल पेपर आई होप सब लगा रहे होंगे, और नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, केवल प्रीवियस ईयर करो। जो आपके पास ये 4-5 दिन बचे हैं, इसमें आप प्रीवियस ईयर करो, एटलीस्ट 5 ईयर्स के,
5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर बेटा उठा लो, और उसमें ये नहीं है कि पेपर उठा के जितने क्वेश्चन है उसमें रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसमें देख लो कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। अब देखो चैप्टर ही हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर है, 6-6, 7-7 पेज के, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो, नहीं, प्रीवियस 5 ईयर उठाओ, स्मार्ट वर्क करना है आपको, 5 साल के पेपर उठाओ, उसमें देखो कि हर ईयर में 2023 में, 22 में, 21 में किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिख लो कि इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से आए, इस चैप्टर में से इस टॉपिक में आए, अपनी बुक उठाओ, जाके उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लो, है ना। तो आपको क्या होता है, पेपर 60 to 70% वही टॉपिक्स, ये नहीं कह रही मैं कि क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, 101% करता है सीबीएसई रिपीट, तो ये करो बेटा। और बाकी एमसीक्यू आपको जो भी बेस्ट सोर्स लगता हो, या तो यूट्यूब से कर लो, एग्जाम आइडिया अगर किसी के पास है तो उससे करो, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू होते हैं। उसके बाद इंडिया चलते हैं, इंडिया वाली बुक में क्या है, इसमें कुछ नहीं, 1947 में जैसे ही आप इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद की सारी कहानी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो भाई जैसे ही कोई नया देश बना, पहले तो वो एक अंग्रेजों के अंडर में चल रहा था, जैसे वो चला रहे थे वैसे चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा वो चला रहे थे एकदम ऐसा, ट्रेड अलग तरीके का था, वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह तो उन्होंने सब बंद ही कर दिया था, वो सिर्फ यहाँ नील की खेती करने में विश्वास रखते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाने में विश्वास रखते थे। तो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, जाहिर सी बात है कोई एक बाहर का पर्सन अगर राज करके गया है इतने लंबे सालों तक, तो उसने बिल्कुल खोखला तो कर ही दिया होगा कंट्री को। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए कि भाई इकोनॉमी को भी पूरा बूस्ट करना था, पूरा शुरू से नींव रखनी थी इकोनॉमी की, डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करनी थी सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, जैसे गुलामी की आदत थी लोगों में वैसी आदत। पहली बार सिखाया कि भी वोट भी डलती है, औरतों को भी वोट डालने का अधिकार दिया। तो ये सारे चैलेंजेस पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़े कि भाई क्या क्या एक्चुअल में चैलेंजेस आए। फिर धीरे धीरे जैसे ही ये सब स्टेबलाइज हो गया, तो सबसे पहले हमें पता है कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस सरकार, उसके बाद एरा ऑफ डोमिनेंस चला था, एरा ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि कांग्रेस जो पार्टी थी उसने पूरी कंट्री पे डोमिनेंस करके रखा था, है ना, कोई दूसरी पार्टी को वो आने ही नहीं देती थी। उसने 3 साल तक लगातार वो किया है, इलेक्शंस जीते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर कांग्रेस का भी डाउनफॉल होना शुरू हुआ, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था कोलिशन पावर, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो कोलिशन पावर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल पार्टी बन चुकी थी कि कोई एक सिंगल पार्टी तो उसको हरा नहीं सकती थी, रिप्लेस नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या करा, अलग अलग कंट्रीज़ ने एक कोलिशन बनाना स्टार्ट करा। कोलिशन मतलब इकट्ठा होके जो बना लेती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में इंडिया करके एक पार्टी बनाई हुई है। अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी के सामने इंडिया थी, उसमें आपके कांग्रेस वगैरह सपा बहुत सारी पार्टीज़ ने कोलिशन करके एक वो बनाया था। तो ऐसे ही कांग्रेस को हराने के लिए पहले डोमिनेंस चला उसका बहुत सालों तक, 3 साल तक उसने ही किया। गरीबी हटाओ वगैरह बहुत सारे मुहिम चलाए थे, लेकिन वो गरीबी हटाओ ये जितने भी मुहिम वो इंदिरा गांधी चला रही थी वो बेसिकली सिर्फ ऐसे थे, मतलब वो लिखने के लिए और बताने के लिए थे, हटा कुछ नहीं। कोई प्रोग्राम भी ठीक तरह से इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हुआ। तो लोगों का जो एक विश्वास है कांग्रेस को लेकर वो थोड़ा थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। फिर भाई कोलिशन पार्टीज़ का बनना स्टार्ट हो गया, सारी पार्टीज़ ने मिल कर कोलिशन बनाया ताकि तभी कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते, अदरवाइज तो कोई तरीका है नहीं। बस इसमें हमने कोलिशन का पढ़ा है कि भी किस तरह से पार्टीज स्टेबलाइज हुई थी। उसके बाद हमने इसमें और क्या पढ़ा है, इंडिया के बाद इंडिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें किस तरह से हमने सिक्योरिटी को अपना मजबूत किया है अपनी कंट्री की, है ना। धीरे धीरे हमारी सिक्योरिटी किस तरह से मजबूत हुई है, हमने कैसे एक प्लेस बनाया है पूरे वर्ल्ड में। पहले तो हमारा एक अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में भी नहीं थे, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन वाला सीन था हमारी कंट्री का, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलपिंग हुई है, अब भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड जैसी हो गई है। तो वो सारे चैलेंजेस हमने इंडिया वाली बुक में पढ़े हैं। बेसिकली इंडिया वाली बुक में बेटा आपको थोड़ा सा हेक्टिक ये लग सकता है, बहुत सारा मैं समझ सकती हूँ कि इसमें ना ईयर्स बहुत है, इसमें ईयर्स और डेट्स बहुत है। तो इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगी बेटा, सारी डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे ज़रूरी बात बेटा, डेट्स को मत रटो, आपको मोटा मोटी ईयर्स याद रखो कि भाई 47 में ये हुआ, 3 साल तक कांग्रेस इस सन तक रही, 54 तक रही, तो मतलब मोटा मोटी ईयर्स आप देख लो। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको एक लाइन से लिख लो, एक टर्मिनोलॉजी बनाओ, अपनी एक शेड्यूल बनाओ और उसमें लाइन से सारी ईयर्स लिख लो कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, और उसको याद रखो बस। डेट्स पर मत जाओ,
12, 13, 14, 15 नहीं, डेट्स पर मत जाओ, सिर्फ ईयर्स करो, और ईयर्स भी सिर्फ मेन कि इस ईयर से इस ईयर तक कांग्रेस है, इस ईयर से इस ईयर तक ये रहा, पूरा एक टर्मिनोलॉजी बना लो अपना और उसको याद रखो। और बाकी जो इसमें कहानी है, देखो मैंने बार बार वही बोल रही हूँ बेटा, पोल साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि तुम्हें कुछ रटा दिया जाए, है ना, या फिर तुम्हें बता दिया जाए कि बेटा ये 4 क्वेश्चन कर लो, ये 4-5 क्वेश्चन कर लो, लिखाना नहीं। पोल साइंस एक थॉट वाला सब्जेक्ट है, जितने आपको बातें पता होंगी उतना आप लिख पाओगे। एग्जैक्ट कभी कुछ पेपर नहीं होता इसका कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे या यही रट लो। बस ये ध्यान रखो बेटा, अगर आप इनकी समरी भी एक बार, इस टाइम तो आपका सहारा यूट्यूब ही है, अगर आप एक बार हर चैप्टर्स की समरी भी देख लो तो आपको ना क्या होगा, वो कहानियां पता चल जाएंगी दिमाग में। जैसे मैं आपको अब कहानी गा रही हूँ ना, कितनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो अगर आपको वो कहानियां पता चल जाएंगी, उठा के पेपर में लिख दो, दैट इज इट। कुछ भी नहीं होता पोल साइंस का पेपर, है ना, सिर्फ कहानियां आपको लिखनी होती है। बस एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसका ईयर्स का बना लो, डेट्स वेट्स को छोड़ दो, ईयर्स का एक टर्मिनोलॉजी बना लो और उसी बेसिस पर सारी कहानियाँ लिखनी स्टार्ट कर दो। तो चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, है ना, अच्छे से करके आना, एंड घबराना नहीं बिल्कुल भी, जितना हो जैसा हो लिख दो। और सबसे ज़रूरी बात बेटा, पोल साइंस में कुछ छोड़ना मत, जितनी जैसे जिससे रिलेटेड आपको कहानी लग रही है ना, लिख दो। जैसे आपने कोई भी ब्रिक्स पढ़ा, इसमें सोशल सिक्योरिटी वाली की बात कर रही हूँ, ब्रिक्स पढ़ा लेकिन आ गया दूसरा, कोई बात नहीं, ब्रिक्स लिख दो, हो सकता है 1-2 पॉइंट आपका उससे कनेक्ट कर जाए, क्योंकि मैंने कहा ये थॉट वाला सब्जेक्ट है। जो भी आपको समझ में आता है, जितना आपको कहानी याद आती है, अगर मेरी भी कोई कहानी याद आ रही है, यूट्यूब से सुनी हुई कोई कहानी याद आ रही है, लिख दो, है ना। तो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो।